जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए एग्ज़ाम की जो है तैयारी करवाई जा रही है। सीटेट एग्ज़ाम की जो परीक्षा आपकी 15 दिसंबर को जो है कंडक्ट होने वाली है। दोस्तों हिंदी के कई प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए गए हैं, 5 से 6, उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आज से जो है यहाँ पे ईवीएस की शुरुआत जो है होने वाली है। बता दें आप सभी को कि इस चैनल के जरिए आपके 90 नंबर की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। यहाँ पे हिंदी, ईवीएस, इसके अलावा सीडीपी, 3 सब्जेक्ट की तैयारी जो है यहाँ पे करवाई जाएगी। तो इसी में चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है जो कि एनसीईआरटी बेस है और ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। कल आपका एग्जाम है तो तैयारी जो है आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए भैया, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है और इस पहले प्रश्न में जो है वो कहा गया है कि रेखा की माता प्रतिदिन तालाब से एकत्रित जल में फिटकरी जो है मिलाती है, जिसको एलम भी कहते हैं। ताकि क्या कारण है कि रेखा की माँ जो है प्रतिदिन तालाब से पानी को लाती है और उसमें क्या करती है, फिटकरी को मिलाती है। ऐसा क्यों करती है? हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन के लिए, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, या जल में कीटाणुओं को मारने के लिए, जल को रंगहीन करने के लिए। तो बिल्कुल भैया, अगर हम बात करें यहाँ पे फिटकरी, जिसको आप जो से एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में भी फिटकरी को जाना जाता है, जो कि पानी में मिलाया जाता है ताकि निलंबित अशुद्धियों के अवसादन में जो है उस सहायता मिल सके। हल्की निलंबित अशुद्धियों को अवसादन के लिए इसको जो है यहाँ पे मिलाया जाता है। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फिटकरी एक तरीके से क्या होता है, सार्वभौमिक स्कंदन होता है। यह स्कंदन प्रक्रिया के माध्यम से इसमें निलंबित जो कह सकते हैं कि इसमें जो ही चीज़ें मिलती हैं, चाहे मिट्टी के कणों को क्या करता है, स्थिर कर देता है, मतलब उनको नीचे क्या करता है, बैठा देता है। फिटकरी जब पानी में डाली जाती है तो निलंबित कणों से क्या होता है, वो जुड़ जाता है और एक फ्लोक बनाकर उनका आकार जो है वो बढ़ा देता है। आकार और वजन में वृद्धि के कारण यह झुंड कंटेनर के तल में जाके जमा हो जाता है। भैया, जब पानी आप ले आएंगे कहीं से और उस पानी में हल्की हल्की जो है अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप भैया, एक जो है फिटकरी लोगे और उसका टुकड़ा इसमें जैसे डालोगे, तुरंत जो भी अशुद्धियाँ आपके यहाँ पे सामने दिखाई दें, यह सारी अशुद्धियाँ क्या है, नीचे की तली में जो है वो बैठ जाएंगे, जिससे क्या होगा, पानी आपका क्या हो जाए, शुद्ध हो जाएगा और शीर्ष पर साफ पानी की परत को बाहर निकालकर इन्हें हम हटा देंगे। तो बिल्कुल भैया, इस तरीके से आप क्या आता है, मतलब हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन के लिए ही क्या करते हैं, उसमें प्रतिदिन जो है फिटकरी जो है मिलाया जाता है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे भैया स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाने में छात्रों को अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति जो है सबसे प्रभावी होगी? छात्रों को विभिन्न आवासों में संचालित होने वाले संभावित खाद्य श्रृंखलाओं का पता लगाने के लिए कहना, छात्रों से इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध सभी उदाहरणों की नकल करने के लिए कहना, या विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को चिन्हित करने के लिए जीवों को व्यवस्थित करने के लिए उनके प्ले या खेलने वाले कार्ड बनाना। तो बिल्कुल भी अगर हम बात करें यहाँ पे शिक्षण रणनीतियाँ उन रणनीतियों को संदर्भित करता है या उन विधियों को दर्शाता है जिनका उपयोग छात्रों को वांछित पाठ्यक्रम विषय वस्तु को सीखने और भविष्य में प्राप्त करने के योग्य लक्ष्यों को विकसित करने में मदद करने के लिए जो है इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो खाद्य श्रृंखला की अवधारणाओं को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावशाली रणनीति जो है वो क्या बता दें आपको कि प्रत्यक्षीकरण कक्षा में सिखाई गई जानकारी को सारांशित करने या संसाधित करने का एक शानदार जो है तरीका होता है, जैसे चार्ट बनाना या ताश खेलना। तो जब छात्र दृश्य माध्यमों से जानकारी का उपयोग करेगा तो इससे उन्हें जो कुछ भी सीखा है उसे लंबे समय तक बनाए रखने में जो है मदद मिलेगी। तो यह रणनीति कक्षा में मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को चल रहे पाठ को स्पष्ट करने और सरल और व्यवस्थित तरीके से देखने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो बिल्कुल भैया, अगर हम बच्चों को यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की अवधारणाओं को पढ़ाने के बारे में कौन सी रणनीति अपनाएंगे, तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को चित्रित करने के लिए, जीवों को व्यवस्थित करने के लिए उनके प्ले कार्ड जो है बनाएंगे। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा।
तो बच्चा जो है जो जिस चीज़ से दोस्तों जुड़ेगा, जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से रहेगा, वो ज़्यादा तरीके से ज़्यादा समय तक उसके दिमाग या माइंड में जो है वो बना रहेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, इनमें से कौन सा खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका है? भूनना, तलना, सेकना, भाप से पकाना। तो खाना पकाने का सबसे बेहतरीन, देखिए भूनकर भी खाना बनता है, तलकर, सेककर और भाप से। सबसे अच्छे तरीके की बात यहाँ पे की जा रही। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों? भाप से खाने को पकाना। इस तरह की खाना पकाने की तकनीक में भोजन जो है तरल के ऊपर पकाया जाता है और वास्तव में जलमग्न नहीं होता, जिसका अर्थ है कि अधिकांश पोषक तत्व तो भोजन में ही रहते हैं। बिल्कुल भैया, अगर इस तरीके से भोजन पकाया जाता है तो अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व जो है वो आपके भोजन में ही बरकरार जो है या बने रहते हैं। और यह खाना पकाने का सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा तरीका होता है। सबसे पसंदीदा तरीका की अगर बात करें तो सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा तरीका जो है, इसको मानते हैं सबसे अच्छा तरीका जो है, इसे भैया माना जाता है खाना पकाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है, इसको मानते हैं। वह अगर हम भूनना सेकने की बात करें तो सेकना क्या होता है? यह सेकने के समान होता है, लेकिन आमतौर पर इसमें सेकने की तुलना से अधिक ऊष्मा जो है वो पैदा होती है, ठीक है। और तलना, यह तेल या अन्य पदार्थों में भोजन पकाने की तकनीक होती है। बिल्कुल भैया, तलना आप जानते हैं कि तेल डाल के उसमें कोई चीज़ फ्राई करना या पकाना, वो भी एक भोजन पकाने का जो है तरीका यहाँ पे होता है। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे भैया। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि वायु प्रदूषण पर अध्याय पढ़ाने के लिए विज्ञान के 4 अलग अलग शिक्षकों ने अलग अलग शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग किया। उनमें से कौन सी सबसे उपयुक्त है? बिल्कुल भैया, यहाँ पे वायु प्रदूषण को पढ़ाने के लिए विज्ञान के 4 अलग अलग शिक्षक हैं और उन्होंने अलग अलग विधियों का जो है प्रयोग किया है। उसमें से सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में अलग अलग विधियां हैं। कौन सी विधि जो है सबसे उपयुक्त है? अध्याय को पूरा करने के बाद प्रासंगिक अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, छात्रों को वायु प्रदूषण पर एक वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है दिखाना, छात्रों को दिवाली से पहले और बाद में वायु गुणवत्ता का अध्ययन करने के अलावा निष्कर्षों की एक तालिका तैयार करने के लिए वायु के नमूने एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों को पुस्तक के अध्याय को ऊंची आवाज में पढ़ने और कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए कहना। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें से कौन सा है? तो वायु प्रदूषण क्षोमंडल के प्रदूषण को संदर्भित करता है और जिसके भीतर अधिकांश प्रदूषकों का जीवन काल काफी जो है सीमित होता है। इससे पहले कि वे बारिश से घुल जाते हैं, अभिक्रिया द्वारा हटा दिए जाते हैं और या जमीन पर जमा हो जाते हैं। तो बिल्कुल भैया, अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे जो अच्छा तरीका है, बेहतरीन तरीका है इस चीज़ का अवलोकन करने के लिए कि छात्रों को दिवाली से पहले, बिल्कुल भैया, छात्रों को दिवाली से पहले और बाद में वायु गुणवत्ता का अध्ययन करने के अलावा निष्कर्षों की एक तालिका तैयार करने के लिए कहना, वायु के नमूने एकत्रित करने के लिए भी कहना। तो बिल्कुल यहाँ पे आज वायु प्रदूषण पर अध्याय को प्रभावित तरीके से प्रदान महत्वपूर्ण है ताकि छात्र जो है वायु प्रदूषण के प्रभाव को जो है वो समझ सकें। तो यह अवलोकन करने होना ताकि छात्र बेहतर तरीके से सीख सके। वायु प्रदूषण की अवधारणाओं को सीखने की यह एक क्या होती है, रुचिकर विधि होती है, जिस विधि का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए भैया, हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार करता है। बिल्कुल भैया, एक शिक्षक जो है किस तरीके से एक तनावग्रस्त बच्चे की जो है पहचान जो है कर सकता है? तो पढ़ाई में पूरी एकाग्रता, अत्यधिक बात करना, सक्रियता या आक्रामक व्यवहार करना। तो तनावग्रस्त बच्चे की स्कूल में किस तरीके से जो है पहचान की जा सकती है? तो सबसे पहले आप जानिए कि किस तरीके का व्यवहार करेगा बच्चा जब बढ़ी हुई अकारात्मकता, जब बच्चा जो है आक्रामक तरीके से व्यवहार कर रहा हो। एक बच्चा जो तनावग्रस्त है वो छोटी छोटी समस्याओं में भी अति प्रतिक्रिया जो है व्यक्त कर सकता है और वह कंजूस हो जाते हैं या शैक्षणिक प्रदर्शन में भारी बदलाव उनके देखने के लिए मिलता है। वह आक्रामकता की एक उच्च डिग्री जो है दिखा सकता है।
कुछ बच्चे जब तनाव में होते हैं तो शारीरिक आक्रामकता जैसे काटना, लात मारना या पीटना या मौखिक आक्रामक या चिल्ला चिल्ला कर नाम कालिंग करना के साथ जो है प्रक्रिया करते हैं। उन कार्यों को पूरा करने में कठिनाई होती है जिनके लिए धैर्य की आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है, तो बिल्कुल भैया आक्रामक व्यवहार अगर कर रहा है बच्चा तो मतलब कैसा है, वो तनावग्रस्त बच्चा है। ठीक है, उसके कारण को जानना चाहिए और उस कारण को दूर करने का प्रयास जो है यहाँ पे करना चाहिए। शिक्षक का एक काम होता है कि उपचारात्मक शिक्षण विधियों का उपयोग करके उसके कारण को पता लगाना और उन पता लगाने वाले कारणों को फिर क्या करना, उसको दूर करने का जो है प्रयास करना। चलेंगे हम आगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडी किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी जो है खनिज रहित है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, मछली द्वारा तैरने योग्य नहीं है। तो बिल्कुल भैया अगर बात करें तो सभी जीवित जीवों को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सभी जीवों के लिए जीने के लिए ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो होती है और पौधे और पशु सीधे हवा से ही ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मछली या अन्य हम सभी जटिल जीवों की बात करें तो सभी जटिल जीव रूपों की तरह होते हैं। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में आवश्यकता जो होती है वो पानी में वियोजित ऑक्सीजन गैस के रूप में जो है अपना उसको प्राप्त करते हैं। उबालने से बुलबुले बनते हैं जिसमें वियोजित ऑक्सीजन जो है होती है और पानी को उबालने पर पानी से मौजूद जो है और बिल्कुल दोस्तों उसमें जो मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, या उसमें से ऑक्सीजन जो होता है वो खत्म हो जाता है। इस कारण से ऐसा होता है। बिल्कुल तापमान में वृद्धि से पानी में वियोजित ऑक्सीजन का स्तर जो है वो कम हो जाता है और वह जलीय जंतुओं जैसे मछली, उभयचर और अन्य जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी को कमरे के तापमान पर ठंडा करने से पानी में ऑक्सीजन के वियोजित की प्रक्रिया तेज हो जाती है और हालांकि मछली के पानी में उच्च वियोजित ऑक्सीजन स्तर के लिए अधिक मिश्रण और संचालन की आवश्यकता होती है। एक्वेरियम में एक वतन उपकरण एक बब्बर होता है जो कि दोस्तों उसको नियंत्रित करता रहता है। तो बिल्कुल क्या होता है, ऑक्सीजन रहित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे भैया देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि आरती क्या करती है। आरती ने एक पोस्टर पर एक बीमारी के प्रसार की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियों पर ध्यान दिया है। पहला है कथन दिया कि अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, पानी के बर्तन कूलर टंकियों को साफ रखें, अगर पानी किसी जगह पर एकत्रित हो गया है तो तेल का छिड़काव करें, खुद को बचाने के लिए जाली का इस्तेमाल करें अर्थात मच्छरदानी का उपयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य किसके प्रसार को जागरूकता करना है, चेचक, मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, आंत ज्वर, हैजा, डेंगू और जापानी इंसेफाइटिस। तो बिल्कुल भैया मच्छर कई प्रकार की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे मच्छर से मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफाइटिस आदि जो भी बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। पानी के ऊपर तेल फैलाने से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती होती है, इससे उसमें जो है पानी पनपना पानी में जो है मच्छर पनपते नहीं है। बिल्कुल सबसे पहले क्या करना है, पानी आपने मच्छर स्थिर पानी में प्रजनन करते हैं, इसलिए टैंक कूलर पानी में एकत्रित पानी मच्छरों के प्रजनन भूमि के रूप में जो है कार्य करता है। बिल्कुल आप जो है पानी के बर्तन कूलर और टंकियों को साफ रखें, उसमें पानी को ज़्यादा समय तक न रखें और जिससे मच्छर वहाँ पे अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो फिर उसमें मच्छर पनपेंगे और मच्छरों की जो संख्या वो बढ़ेगी तो फिर बीमारी को फैलाएंगे। और अपने आसपास जो है पानी को बिल्कुल भी एकत्रित न होने दें। अगर पानी किसी जगह एकत्रित हो रहा है तो फिर तेल का छिड़काव जो है वो करें। तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके की बीमारी डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है ये होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा भैया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।